हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 20 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। लेक्चर नंबर 19 में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस पढ़े थे। आज हम इस लेक्चर नंबर 20 में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ से संबंधित आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि धन जेड अक्ष के अनुदिश परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर से बढ़ रहा है। ऋण जेड अक्ष के अनुदिश दिष्ट द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलम मीटर है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल तथा बलयुग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। प्रश्न आप समझ गए कि धन जेड अक्ष के अनुदिश परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर से बढ़ रहा है। माइनस जेड अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलम मीटर है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल व बल युग्म के आघूर्ण की गणना करना। चलिए, ये पहला न्यूमेरिकल है। धन जेड अक्ष के अनुदिश परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से बढ़ रहा है। माइनस जेड अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलम मीटर वाले
वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल व बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये अपना पहला सवाल है। प्लस जेड अक्ष के अनुदिश परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से बढ़ रहा है। माइनस जेड अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलम मीटर वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल व बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, तो इसका हल दिया जाए। सॉल्यूशन परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल F परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल F इक्वल्स Px टाइम्स partial derivative of electric field intensity with respect to x plus Py into partial derivative of electric field intensity with respect to y plus Pz into partial derivative of electric field with respect to z। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कीजिए। ठीक, चूंकि वैद्युत क्षेत्र प्लस जेड अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र प्लस जेड अक्ष के अनुदिश है, अतः partial derivative of electric field intensity with respect to x equals partial derivative of electric field with respect to y equals 0 व partial derivative of electric field with respect to z equal according to question 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। न्यूटन पर कूलम पर मीटर। इसी प्रकार चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P माइनस जेड अक्ष के अनुदिश है, अतः पुनः
द्विध्रुव आघूर्ण माइनस जेड अक्ष के अनुदिश है, अतः px इक्वल py इक्वल 0 व pz इक्वल नेगेटिव। जेड अक्ष को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव जेड अक्ष को नेगेटिव ले लें। 10 पावर -7 कूलम मीटर। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखें तो द्विध्रुव पर लगे बल F का मान आएगा -10 पावर -7। ये सब 0 हो जाएंगे, लिख दे रहे हैं। जीरो प्लस 0 -10 पावर -7 इंटू 10 पावर 5। इसको हल करने पर आएगा -10 पावर -2 न्यूटन। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल -z अक्ष के अनुदिश होगा। ऋण चिन्ह बता रहा है कि लगने वाला बल -z अक्ष के अनुदिश होगा। अतः एक उत्तर तो ये आ गया। द्विध्रुव पर लगने वाला बल -z अक्ष की ओर होगा। ठीक, अब हम इस द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे। पुनः द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण इसको आप याद कीजिए, टा लेटर से निरूपित करते हैं। ये होता है टा इक्वल्स पी ई साइन थीटा। यहां याद कीजिए P द्विध्रुव आघूर्ण माइनस जेड अक्ष के अनुदिश
तथा वैद्युत क्षेत्र E प्लस जेड अक्ष के अंदिश है, दोनों जेड अक्ष के अंदिश, एक प्लस दिशा और एक माइनस दिशा में, अतः इनके बीच का कोण यह सरल कोण, रिज कोण, स्ट्रेट एंगल होगा, जिसका मान 180 अंश होता है। और साइन 180 अंश का मान 0 होता है। P का गुणा 0 में होगा तो उत्तर 0 होगा। P में 0 का गुणा करने पर उत्तर 0 आएगा। क्लियर हो गए? ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए। एक चालक A है जिस पर प्लस कैपिटल Q आवेश है, उसके मध्य एक छिद्र है। आपको ये बताना है कि चालक पर आवेश प्लस Q उसके बाह्य पृष्ठ पर होगा। अब इसी में एक दूसरा सवाल है कि यदि पहले छिद्र में एक दूसरा चालक जिस पर स्मॉल Q आवेश है रख दिया जाए, तो अब पहले चालक A के बाहरी पृष्ठ पर नेट आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q होगा। ये सवाल। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चालक A पर प्लस कैपिटल Q आवेश है, इसमें एक छिद्र है, इस सवाल का पहला पार्ट ए है, मान लीजिए। सिद्ध कीजिए प्लस Q आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर होगा। इसी का सेकंड पार्ट है, यदि छिद्र में एक दूसरा चालक B रख दिया जाए, दूसरा चालक B जिस पर प्लस स्मॉल Q आवेश है, रखा जाए, तो सिद्ध कीजिए चालक A के
बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q होगा। सवाल तो आप समझ गए होंगे कि एक चालक A है जिस पर प्लस कैपिटल Q आवेश है, उस चालक के मध्य एक छिद्र है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q उसके बाह्य पृष्ठ पर होगा। और हम पढ़े भी हैं कि चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से उसी प्रकार फैल जाता है जिस प्रकार दाल में देसी घी डालने पर घी दाल के बाहरी पृष्ठ पर पतली फिल्म बनाता हुआ फैल जाता है। क्लियर? वैसे यहां भी अब आप देखिए, इसी को सिद्ध करना है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि मान लीजिए उस छिद्र में एक दूसरा चालक भी जिस पर प्लस स्मॉल q आवेश रखा है, तो आपको अब सिद्ध करना है कि चालक A के बाहरी पृष्ठ पर नेट आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q होगा। ठीक, तो इसी को सिद्ध किया जाए। देखिए, लेते हैं पहले भाग को। ये भाग को हल कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये चालक है A, इसके भीतर ये छिद्र है, ये चालक को दिया गया प्लस Q आवेश इसके ये बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला रहेगा। यह आप जान लीजिए कि जैसे यह पन्ना है, इस पन्ने के पूरे पृष्ठ भर में अगर यह चालक है तो आवेश इसके पूरे पृष्ठ भर में एक समान रूप से फैल जाएगा, उसकी पतली फिल्म बन जाएगी। अब इसके भीतर यहाँ जो कैविटी है, होल है, उसी को छोड़कर। क्लियर? अब यहां देखें, इसके लिए सर्वप्रथम हम छिद्र को घेरता हुआ एक गासीय पृष्ठ खींचते हैं। सर्वप्रथम छिद्र को घेरता हुआ गासीय पृष्ठ नीचा, इसको घेरता हुआ यहाँ गासीय पृष्ठ खींच दीजिए। ठीक, ऐसे थोड़ा इसको मोटा कर दें। ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक,
हम जानते हैं चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसको हम पढ़े हैं। इसलिए इस गासीय पृष्ठ के भीतर भी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः गासीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स आई ई इक्वल ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल ई ए, क्योंकि आप कह रहे हैं ई बराबर 0 गुणे ए बराबर 0। ठीक, तो गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, दोनों समीकरणों की तुलना कर दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, या यहीं लिख दें, यहां दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको मिटा दीजिए। ये पूरा मिटा दे रहे हैं।
हाँ, अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किए। दोनों समीकरण के बाएं पक्ष आप देखिए बराबर हैं, फाई ई बराबर है, तो इनके दाहिने पक्ष बराबर होंगे। समीकरण 2 का दाहिना पक्ष है Q बटे एप्सिलॉन 0 और समीकरण 1 का दाहिना पक्ष है 0। तो तुलना करने पर हमको मिला Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 0। यहां से हमको मिलेगा Q ओवर 0। आप जानते हैं यदि कोई भिन्न शून्य है तो फिर उसका अंश 0 होता है। भिन्न मतलब मनुष्य। मान लीजिए मनुष्य मर गया, मनुष्य मर गया मतलब उसकी मूड़ी मर गई। अगर आप पैर काट देंगे तब वो नहीं मरेगी, ये तो आप जानते हैं, कई बार हम उदाहरण लिए भी हैं। तो भिन्न 0 मतलब उसका अंश 0, तो Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 0, इसका अर्थ हुआ अंश Q बराबर 0। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अतः चालक के भीतर नेट आवेश शून्य होता है। तो जब चालक के भीतर आवेश शून्य है और आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ये आवेश संरक्षण का नियम है। इसका मतलब जो चालक को आवेश आप दिए थे प्लस Q कहाँ गया, वो चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्लियर है? वही लिखिए, अतः चालक के भीतर नेट आवेश शून्य है। चालक को दिया गया कुल आवेश कितना आवेश दिए थे प्लस कैपिटल Q, चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक, जिस प्रकार अभी जल के ऊपर आप तेल डाल दें तो जल के ऊपरी पृष्ठ पर तेल फैल जाएगा, तेल की पतली फिल्म बन जाएगी। उसी प्रकार चालक को दिया गया आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसको सिद्ध कर दी। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या था? अब छिद्र के अंदर एक दूसरा आवेश भी रख दिए जिस पर प्लस स्मॉल Q आवेश है। तो अब हमको चालक A के बाहरी पृष्ठ पर नेट आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q सिद्ध करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं, बी। ये हमारा चालक A है, इसके भीतर ये छिद्र है, कैविटी है। अब इसके भीतर यहां देखिए छिद्र के अंदर यह आवेश चालक B है, छिद्र के अंदर ये चालक B है। यह चालक B पर प्लस स्मॉल q आवेश है। अब हम छिद्र को घेरता हुआ एक गासियन पृष्ठ खींच रहे हैं, ये है। ठीक, इसी बात को लिखा जाए
छिद्र के अंदर प्लस क्यू आवेश वाला चालक बी स्थित है। ठीक, प्रेरण द्वारा इस प्लस स्मॉल क्यू आवेश के कारण, सॉरी, प्लस क्यू आवेश के कारण प्रेरण द्वारा गासीय पृष्ठ के प्रेरण द्वारा ठीक, ये पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश व बाहर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लें। प्रेरण द्वारा प्लस स्मॉल क्यू आवेश के कारण आंतरिक पृष्ठ पर माइनस तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरण द्वारा आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू व बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लोग पढ़े भी थे कि जब किसी अनावेशित चालक के समीप आवेशित चालक लाया जाता है तो प्रेरण द्वारा यह अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है और इस प्रकार आवेशित होता है कि समीप वाला सिरा विजातीय तथा दूर वाला सिरा सजातीय आवेश से आवेशित होता है। जैसे अगर यह धनावेश है तो पास वाला सिरा ऋणावेश और यह दूर वाला सिरा धनावेश से आवेशित होगा। वही यहां भी है, यह प्लस क्यू आवेश था, इसके कारण पास वाले सिरे पर ऋण क्यू आवेश और दूर वाले सिरे पर धन क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यह पास वाले पर ऋण क्यू और ये दूर वाले पर धन क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो अब अंदर कुल आवेश छिद्र के भीतर कुल आवेश बराबर पहले प्लस क्यू था, बाद में प्रेरण द्वारा माइनस क्यू उत्पन्न हुआ तो नेट आवेश हो गया जी प्लस क्यू माइनस क्यू आपस में कट गया, जीरो आ गया। ठीक, अब चालक ए के बाहर बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश बराबर, पहले देखिए
पहले प्लस क्यू कैपिटल क्यू था, और बाद में देखिए प्लस स्मॉल क्यू भी आ गया। इस प्रकार इस पर कुल आवेश हो गया प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक, समझ गए होंगे। अब चलिए अब तीसरा न्यूमेरिकल किया जाए, तीसरा सवाल किया जाए। तीसरा सवाल क्या है? आप मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु माने जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, तो उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का संतुलन अस्थायी होता है। इसको आपको सिद्ध करना है। और इसी का सेकंड पार्ट है कि यदि दो समान परिमाण व चिन्ह के आवेश का निकाय हो तो इसके उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का संतुलन अस्थायी होता है। इन्हीं बात को आपको यहां दिखाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का संतुलन अस्थायी होता है। ये पहला पार्ट है। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि दो समान परिमाण व चिन्ह वाले आवेश के निकाय के उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का अस्थायी संतुलन बताइए। ये दो प्रश्न हैं। वैद्युत क्षेत्र में
उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का संतुलन अस्थायी होता है, इसे सिद्ध करना है। और इसका सेकंड पार्ट है कि दो समान परिमाण व चिन्ह वाले आवेश से बने निकाय के उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का संतुलन अस्थायी होता है, इसे आप बताइए, दिखाइए। चलिए पहला पार्ट हल करते हैं। सॉल्यूशन पहले पार्ट का दिया जाए। ए का आप मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश को थोड़ा विस्थापित करने पर इस पर प्रत्यानयन बल लगता है, जो आवेश को पुनः उदासीन बिंदु पर लाने का प्रयास करता है। अतः उदासीन बिंदु की ओर सभी वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। हम बहुत पहले से पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि उदासीन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कभी भी आवेश अस्थायी संतुलन में नहीं रह सकता, अर्थात परीक्षण आवेश का संतुलन अस्थायी है। लिख लीजिए क्या बताया गया। वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर स्थित उदासीन बिंदु को O मान लें। बार बार उदासीन बिंदु नहीं लिखना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदुओं पर स्थित परीक्षण आवेश को थोड़ा विस्थापित करने पर इस पर प्रत्यानयन बल लगता है। जो आवेश को उदासीन बिंदु ऊपर लाने का प्रयास करता है। अब आप देख रहे हैं जब परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, और आवेश पर बल कब लगता है, जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में हो। हम पढ़े हैं जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर बल लगता है। तो बल लग रहा है, इसका मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर है। इससे यह सिद्ध हुआ अतः सभी वैद्युत बल रेखाएं
उदासीन बिंदु की ओर आएंगी। ठीक, बिंदु O के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश कभी भी अस्थायी संतुलन में नहीं हो सकता। बिंदु O के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश अस्थायी संतुलन में नहीं हो सकता। ठीक, ये इसका पहला पार्ट था। इसका अर्थ ये हुआ कि परीक्षण आवेश का संतुलन सदैव अस्थायी होता है। इसका सेकंड पार्ट, मान लीजिए कि एक निकाय दो समान परिमाण, ये सेकंड पार्ट, मान लीजिए ये निकाय ये सेकंड पार्ट के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहां सेकंड पार्ट लिख रहे हैं। मान लीजिए कि एक निकाय प्लस क्यू आवेश से बना है। ये आवेश क्रमशः बिंदु A व B पर स्थित है। इनका उदासीन बिंदु O मध्य बिंदु पर होगा। यहाँ AB के अभिलंबवत एक रेखा OP है। बिंदु A के प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर तीव्रता E, दूर की ओर B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता दूर की ओर। अब इनकी परिणामी तीव्रता, इनका कोणार्धक होगी, ये भी दूर की ओर, E रिजल्टेंट ER। आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर बल क्षेत्र की ओर लगता है तो ऊपर इस पर बल लगेगा और यह धन परीक्षण आवेश ऊपर चला जाएगा। फिर से अब समझ लें कि दो बराबर QQ आवेश से निकाय बना है। इनके चिन्ह प्लस प्लस समान है, अतः इनका उदासीन बिंदु अर्थात जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वह मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु O पर
धन परीक्षण आवेश AB के अंश थोड़ा विस्थापित करेंगे तो वह पुनः उदासीन बिंदु की ओर आ जाएगा। अर्थात यहां संतुलन अस्थायी है। किंतु जब यही परीक्षण आवेश AB के लंबवत OP अक्ष पर कहीं रखा जाए, विस्थापित किया जाए, तो आप देखिए इस पर ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल लगेगा और यह मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु पर वापस नहीं आएगा। अतः इसका संतुलन अस्थायी संतुलन है। माना समान परिमाण व चिन्ह के दो आवेशों के निकाय का उदासीन बिंदु O मध्य बिंदु है बिंदु O पर स्थित परीक्षण आवेश को AB के अनुदिश विस्थापित करने पर पुनः बिंदु O पर आ जाएगा। किंतु AB के लंबवत OP के अनुदिश परीक्षण आवेश को विस्थापित करने पर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश ऊपर की ओर बल लगेगा तथा बिंदु O पर वापस नहीं आएगा। अतः यह संतुलन
यह अस्थाई संतुलन है। ठीक, आप फिर से एक बार देख लें, ये प्लस क्यू जो ए व बी बिंदुओं पर रखे हैं का निकाय है, इनका उदासीन बिंदु ठीक मध्य में होगा। उदासीन बिंदु के लिए, स्थिति के लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे, अगर पहले आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी चाहते हैं तो अंडर रूट Q1 ओवर अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस आर। इसी सूत्र से आप इसको देख सकते हैं कि उदासीन बिंदु ठीक मध्य में होगा ऊपर। अब यदि हम ऊपर परीक्षण आवेश को ए बी के अंदिश चाहे बी की ओर चाहे ए की ओर विस्थापित करें, इस पर प्रत्यानयन बल लगेगा, इसे ऊपर ला देगा। किंतु परीक्षण आवेश को जब हम ओपी दिशा के अंदिश ले जाएंगे तो आप देखिए ए के प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर चित्रानुसार, इसी प्रकार बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता धन से दूर चित्रानुसार। और हम पढ़े थे कि अगर दो समान वेक्टर 90 अंश 120 अंश 60 अंश की इत्यादि के कोण पर हों, अगर वेक्टर समान है तो इनका परिणामी बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से ठीक उस विकर्ण से निरूपित होगा जो इनके घटांक बिंदु से जाए, जैसे यहाँ, और यह परिणामी इनका कोणार्धक होगा। अगर दोनों वेक्टर समान है, जैसे यहाँ ई और ई दोनों समान है, इनका परिणामी इनका कोणार्धक होगा। देखिए ऊपर की ओर, तो जब वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो परीक्षण आवेश चूंकि धनात्मक आवेश है, और हम पढ़े हैं धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की ओर लगता है, इसलिए इस परीक्षण आवेश पर क्षेत्र की ओर माने ओपी दिशा में बल लगेगा और यह बिंदु ओ पर वापस नहीं आएगा, अर्थात यह संतुलन अस्थाई संतुलन। क्लियर हो गए? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक चालक है, चालक के पृष्ठ पर एक छोटा छिद्र है, आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप होता है, जहां एन कैप अभिलंब बहिर्मुखी एकांक सदिश है। चलिए सवाल को देखते हैं, इसको मिटा दें। ये न्यूमेरिकल नंबर 4, चालक के पृष्ठ पर छिद्र में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप होता है, जहां एन कैप अभिलंब बहिर्मुखी
एकांक सदिश है। यह हमारा क्वेश्चन है। एक चालक है, उसके पृष्ठ पर एक छोटा छिद्र है। हमें सिद्ध करना है कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप होता है। चलिए आइए देखते हैं, इसका हल दीजिए। ये चालक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, छेद है। इस छेद के समीप ठीक बाहर यह बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 व शेष चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 और इसके अंदर एक बिंदु Q है। अब इस छिद्र के कारण इस Q पर वैद्युत क्षेत्र E1 और शेष के कारण वैद्युत क्षेत्र E2। ठीक, चलिए लिखते हैं अब इसको। माना चालक में छिद्र AB है। अब चूंकि चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप। हम पढ़े हैं किसी चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, जिसकी दिशा, अगर ये धनावेशी चालक है तो त्रिज्यतः बाहर की ओर, दूर की ओर। अगर ये ऋणावेशी चालक रहा होता तो त्रिज्यतः अंदर की ओर, केंद्र की ओर होता। ठीक, तो ये हो गए। हम इस वैद्युत क्षेत्र को छिद्र के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तथा शेष चालक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण से बना मान सकते हैं। चलिए यहां थोड़ा और सही कीजिए। समीप बिंदु P, समीप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यह क्षेत्र छिद्र के कारण बिंदु P पर, ऐसे लिखिए, यह क्षेत्र बिंदु P पर
यह क्षेत्र बिंदु P पर यह वैद्युत क्षेत्र छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बाहर की ओर व शेष चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बाहर की ओर के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है, के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। अतः E बराबर E1 प्लस E2 दोनों की दिशाएं समान है। यही बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप, ये हो गया इसको हम समीकरण 1 मान लें। ठीक, पुनः चालक के अंदर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। हम पढ़े हैं चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पुनः चालक के भीतर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। बिंदु Q पर छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र पहले के विपरीत वैद्युत क्षेत्र E1 पहले के विपरीत व शेष चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 पहले के समान समान दिशा में अतः बिंदु Q पर क्षेत्र है 0, पहले की दिशा E1 दूसरे की, चूंकि दोनों की दिशाएं दोनों विपरीत दिशा में है,
या E1 बराबर E2 समीकरण 1 से E1 धन E2 बराबर सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन 0 सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 into n कैप। दिस implies E1 की जगह E2 plus E2 इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 into n कैप। यहां से आपको मिला 2E2 इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 into n कैप। इधर नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां लिख दे रहे हैं। तो E2 इक्वल सिग्मा ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन 0 into n कैप ये आया। अतः छिद्र में वैद्युत क्षेत्र छिद्र में वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल सिग्मा ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन 0 into n ये आया आपका। ठीक, इस प्रकार से आपको हमने 4 न्यूमेरिकल बताए। थैंक्स।